हे वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। गिल्ट द हेल ऑफ लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वांग जी ने अभी भी विंग को अपने आर्म्स में पकड़ के रखा था। वांग जी विंग को शांत करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद विंग शांत भी हो चुका। वांग जी ने जब देखा कि विंग टोटली शांत हो चुका है, उसने विंग के हेड को धीरे से सहलाते हुए कहा, खुद को किसी भी चीज़ के लिए गिल्टी मानना बंद करो और जो है उसे एक्सेप्ट करो। जो रियलिटी तुम्हारे सामने है उसे एक्सेप्ट करो और अपनी न्यू जिंदगी को स्टार्ट करो। खुद को, मुझे, अपनी जिंदगी को और अपनी मॉम को एक चांस दो। विंग भी कहीं ना कहीं वांग जी की ये बातें समझ रहा था, क्योंकि वांग जी ने आज जो कुछ भी कहा था वो कहीं ना कहीं सच्चाई थी। विंग अब तक अपनी जिंदगी जी नहीं रहा था, वो बस उस मजबूरी में काट रहा था। कहीं ना कहीं इन सब चीजों को गिल्टी मानकर वो खुद की जिंदगी में ही स्टक हो चुका था और अपने आप को जिंदा रहने के लिए मजबूर कर रहा था। और अगर शायद आज वांग जी नहीं आता तो विंग कभी भी ये समझ नहीं पाता और ऐसे ही अपनी जिंदगी को बस काटता रहता। विंग ने यही सब सोचते हुए एक डीप ब्रेथ ली और उसने अपने आप को वांग जी से थोड़ा दूर करते हुए वांग जी की आंखों में देखा और कहा, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ चुका हूँ। मैं अब अपनी माँ के पास जाऊंगा और उन्हें एक मौका दूंगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें और अपने आप को भी एक मौका दूंगा। मुझे अभी भी वक्त चाहिए, क्योंकि शायद तुम्हें ही रियलाइज़ हो चुका है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर मुझे अभी तक ऐसा कुछ भी रियलाइज़ नहीं हुआ। मुझे अभी भी वक्त चाहिए। मैं अभी तक अपने गिल्ट में था, हूँ और शायद रहूँगा भी, पर तुमसे मिलने के बाद वो गिल्ट थोड़ा सा कम हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने भी खुद को माफ़ कर दिया है, और जब मैंने ही खुद को माफ़ नहीं किया तो मैं तुम्हें एक और चांस कैसे दे सकता हूँ। मुझे थोड़ा वक्त दो सोचने का, समझने का, क्योंकि मैं अभी भी अपने फीलिंग्स को लेकर और अपने आप को लेकर श्योर नहीं हूँ। मैं अभी भी खुद को माफ़ नहीं कर सकता। तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, पर ये जो गिल्ट मेरे अंदर इतने सालों से दबा पड़ा है, मैं उसे एक ही झटके में अचानक से ख़त्म नहीं कर सकता। क्योंकि एक सच्चाई तो तुम्हें माननी होगी कि तुम कितना भी कह लो, जो होना है वो होकर ही रहता है। पर उस दिन जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती थी, सिर्फ मेरी ही गलती थी, और मैं खुद को इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकता। आज सिर्फ तुम्हारे कहने पे मैं वहाँ जाऊँगा, मेरी माँ से भी मिलूँगा और उन्हें एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश भी करूँगा और अपनी ज़िंदगी को भी मैं एक चांस दूँगा। पर मैं ये नहीं जानता कि उस ज़िंदगी में मैं तुम्हें चांस दे पाऊँगा या नहीं, इसीलिए तुम्हें इंतज़ार करना होगा। अगर तुम इंतज़ार करने के लिए रेडी हो तो मैं तुम्हें ये अश्योर करवाता हूँ कि मैं जब खुद को थोड़ा संभाल लूँगा तो तुम्हारे बारे में ज़रूर सोचूंगा। इतना बोलकर विंग वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी कहीं ना कहीं जानता था कि जो विंग कह रहा है वो बिल्कुल सच है। इतना आसान नहीं होता किसी को एक ही पल में अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए। वक्त तो नॉर्मल पर्सन को भी लगता है, और विंग, उसकी सिचुएशंस नॉर्मल पर्सन से बहुत ज़्यादा अलग थी। इसीलिए वांग जी विंग की तरफ एक ब्राइट स्माइल के साथ देखता है और कहता है, मैं रेडी हूँ। मैं चाहे जितना तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए रेडी हूँ। जब तक तुम नहीं चाहोगे मैं तुम्हारे आसपास नहीं आऊँगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। तुम्हें अपने साथ साथ मेरे बारे में भी सोचना होगा, समझना होगा, मुझे भी और खुद को भी, और हम दोनों को भी एक चांस देना ही होगा। पर डोंट वरी, मैं खुद को तुम पे फोर्स भी नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ तुम अब तक कैसी लाइफ जिए हो, इसीलिए मैं तुम्हें ज़रूर संभालूंगा। इतना बोलकर वांग जी ने विंग को टाइटली हग कर लिया। विंग को थोड़ा हेजिटेट हो रहा था, क्योंकि उसे अभी तक आदत नहीं थी ना स्किन टच की, और अचानक यू बॉडी कांटेक्ट से विंग थोड़ा सा नर्वस हो चुका था। पर वो जानता था कि अब उसे भी खुद को एक चांस तो देना ही होगा, इसीलिए उसने भी अपने कांपते हाथों से वांग जी को हग बैक किया। विंग के दिल में इस वक्त बहुत ज़्यादा भूचाल चल रहा था, क्योंकि एक इंट्रोवर्ट इंसान के लिए अचानक लोगों से घुलना मिलना या किसी से प्यार करना शायद बहुत मुश्किल होता है, और विंग के साथ भी अभी यही हो रहा था। अचानक वांग जी का यूँ उसके साथ घुल मिल जाना, उससे प्यार का इजहार करना और उसे अपने गिल्ट से बाहर निकालना, ये सब विंग के लिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो रही थी। क्योंकि घने अंधेरे के बाद आ रही एक रोशनी की किरण भी हमें थोड़ा तो
अनकंफर्टेबल करती है, उसके साथ एडजस्ट होने में हमें वक्त तो लगता है। वही सब विंग के साथ हो रहा था। उसने अपनी ज़िंदगी को जिन 4 दीवारों में स्टक करके रखा था, अचानक जब आज वो दीवारें टूट रही थी तो उसे ये तो नहीं कहा जा सकता कि दर्द हो रहा है, पर यह भी नहीं कहा जा सकता था कि उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। ऑब्वियसली उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था। उन दीवारों को बनाने में विंग ने अपनी आधी लाइफ लगा दी थी, और आज जब वही दीवारें अचानक टूट रही थी तो विंग को जहाँ एक तरफ आज़ादी का खुशी थी, वही दूसरी तरफ एक अनजाना डर भी था। ये डर था फिर से उस रोशनी में जाने का, क्योंकि अब विंग को उस रोशनी की आदत नहीं थी। इसीलिए विंग को इतना ज़्यादा अनईजी फील हो रहा था। पर विंग भी कहीं ना कहीं ये समझ चुका था कि उसे अपनी ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना ही है, क्योंकि वांग जी ने जो एक बात कही वो बिल्कुल सच है कि उसे भी जीना सीखना होगा, क्योंकि उसके फादर ने सिर्फ उसकी मदर को नहीं बल्कि उसे खुद को भी बचाया था, और उनके लास्ट वर्ड में सिर्फ उसकी मॉम का नहीं बल्कि खुद का भी जिक्र शामिल था। विंग अपनी ख्यालों की दुनिया में गुम था। वही वांग जी पता नहीं क्यों पर उसके चेहरे पर एक सुकून वाली स्माइल थी, एक ऐसी स्माइल जिसमें पता नहीं क्या राज छुपा हुआ था, पर वो स्माइल ऐसी थी जैसे वांग जी ने कुछ विक्ट्री कर दी हो, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। ऐसे ही उन दोनों का कुछ वक्त तो वही बीतता है। वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ थोड़ी देर वही बैठते हैं, एक दूसरे के साथ थोड़ा कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही थोड़ा वक्त बीत जाने के बाद वांग जी को पता चलता है कि उनकी बस जो खराब हो चुकी थी वो बिल्कुल सही हो चुकी है। इसीलिए वो दोनों भी अपने बस की तरफ निकल जाते हैं। सफ़र फिर से शुरू हो चुका था, पर इस बार इस सफ़र में जो खामोशी थी वो थोड़ी सी, क्योंकि वांग जी के साथ रहते हुए विंग को इस खामोशी की आदत थोड़ी छूट चुकी थी, क्योंकि वांग जी जब से बस में बैठा था वो विंग से लगातार नॉन स्टॉप बातें कर रहा था, जिस वजह से अब जब वांग जी और विंग एक साथ बस में बैठे हुए थे तो वांग जी थोड़ा चुप था, और ये बात विंग को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी। वो बार बार वांग जी की तरफ देख रहा था, पर वांग जी उसका ध्यान विंग की तरफ नहीं था, क्योंकि कुछ देर पहले वांग जी को एक मेल आया था और वांग जी उस मेल में जो पेशेंट की रिपोर्ट्स थी उसे चेक कर रहा था, और वांग जी का उन्हीं सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा फोकस था। इसीलिए उसका विंग की तरफ ध्यान नहीं था। वो अपने वर्क के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल था, इसीलिए वो अभी अपने प्रोफेशनल मोड में था और अपना काम फुल्ली फोकस के साथ कर रहा था। वही विंग वो लगातार वांग जी की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि अब वो चाहता था कि वांग जी पहले की तरह उससे बात करे, उसे छेड़े, उसे तंग करे। पहले विंग को जो वांग जी की आदतें इरिटेट कर रही थी, अब वही कहीं ना कहीं विंग चाहता था कि वांग जी वो हरकतें करे जिससे विंग खुद को खुशी पहुंचा सके। करीबन आधा से 1 घंटा बीत चुका था, पर वांग जी उसका काम अभी तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वही विंग वो अब फ्रस्ट्रेट हो रहा था, क्योंकि उसे अब वांग जी की वो बचकानी हरकतें फिर से देखनी थी। इसीलिए विंग ने बिना सोचे समझे, पता नहीं क्यों, लेकिन वांग जी के हाथ से उसका मोबाइल जिस पर वो कुछ काम कर रहा था वो छीन लिया, और वो वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी इस हरकत से थोड़ा सरप्राइज हो गया और वो विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ, इतना क्या काम करना, सुबह से मुझे इरिटेट करके रखा है और अब अचानक से शांत हो चुके हो, मुझे बोर हो रहा है। जैसे ही वांग जी ने विंग की ये बात सुनी, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, पर पहले तो तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हें इरिटेट कर रहा हूँ, और अब अचानक तुम्हें मेरे चुप्पी से प्रॉब्लम होने लगी, क्या बात है विंग? वांग जी की ये बात सुनकर विंग कहीं ना कहीं थोड़ा एम्बैरेस हो गया। उसने वांग जी को उसका मोबाइल लौटा दिया और वो विंडो से बाहर देखने लगा, पर अब वांग जी का फोकस तो अपने काम से हट गया था, इसीलिए फिर से अपने उसी चुलबुले मोड में आ चुका था। फिर से वांग जी विंग को टीज करने लगा और विंग फिर से वांग जी की उन सारी हरकतों को और उन बकबक को एंजॉय करने लगा। विंग के लिए थोड़ा ऑकवर्ड तो था, क्योंकि सामने बैठे पर्सन ने उसे अचानक प्रपोज किया था और विंग ने अभी भी उस प्रपोजल के बारे में कुछ भी सोचा नहीं था। पर फिर भी अगर वो एक बात छोड़ी जाए तो विंग वांग जी के साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील कर रहा था, इसीलिए वो भी
वांग जी की कंपनी को जो पहले से ही इंजॉय कर रहा था अब और भी इंजॉय करने लगा था। कहीं ना कहीं विंग के दिल में वांग जी के लिए फीलिंग्स डेवलप तो हो रही थी, पर शायद विंग अभी इतना ज़्यादा अपने पास्ट में स्टक था कि उसे अभी तक क्या फील हो रहा है, क्या फील करना चाहिए, इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। इसीलिए वो इन सारी अनजानी फीलिंग्स को अभी बस अपने दिल में महसूस कर रहा था। उन्हें बयां करने के अलावा वो बस उन फीलिंग्स को एंजॉय कर रहा था। ऐसे ही उन दोनों का वो खूबसूरत सफ़र भी एक बस स्टॉप पर आकर ख़त्म हो जाता है। विंग और वांग जी उन दोनों का स्टॉप लकीली एक ही था, इसीलिए वो दोनों भी साथ में ही नीचे उतरते हैं। और जैसे ही विंग ने बस स्टॉप पर अपना कदम रखा था, एक अनजाना डर उसके दिल में फिर से घर करने लगा। फिर से वही सारी यादें उसे वापस आने लगी, क्योंकि अब उसके सामने सबसे बड़ा टास्क था। जिस माँ के सामने वो इतने सालों से नहीं गया था, अचानक उस माँ के सामने जाकर उसे ये बताना कि वो उसका बेटा है, ये शायद बहुत मुश्किल था विंग के लिए। और सिचुएशन जब ऐसी है कि विंग जानता भी नहीं कि उसकी माँ उसे पहचानेगी भी या नहीं, उसकी बातों पर यकीन करेगी भी या नहीं, इसीलिए ये विंग के लिए और भी ज़्यादा हार्ड था। विंग अब सोच रहा था, वांग जी ने जो कहा वो सब सच तो है, पर क्या सच में वो अपनी माँ के सामने जा पाएगा? क्या उसे बता पाएगा? क्या उसे समझ पाएगा? क्या उसे अपनी सिचुएशन समझा पाएगा? जब विंग की मॉम विंग को देखेगी तो क्या रिएक्ट करेगी? ये सब अब विंग को परेशान कर रहा था। इन सारे सवालों में विंग कहीं ना कहीं अपने आप को डरा हुआ महसूस कर सकता था। वांग जी जो अभी तक विंग को नोटिस कर रहा था, कहीं ना कहीं ये सारी बातें समझ चुका था। विंग जो डर रहा था वो डर वांग जी महसूस कर सकता था, इसीलिए वांग जी ने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ा। विंग ने तुरंत वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, बस एक अश्योरिंग नोट किया। विंग ने एक डीप ब्रीथ ली। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तुम्हें कहाँ जाना है? वांग जी ने विंग को एक कंफ्यूजिंग लुक दिया। तब विंग ने फिर से अपने क्वेश्चन को रिपीट करते हुए कहा, मैंने पूछा तुम्हें कहाँ जाना है यहाँ से? तब वांग जी ने कहा, मुझे अपने हॉस्पिटल में जाना है। मेरे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आया है और उसी के चलते मैं यहाँ तक आया हूँ और यहाँ से उसी प्रोजेक्ट को लेने जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से मैंने वो आधा प्रोजेक्ट अपने सफ़र में ही कंप्लीट कर भी दिया है। अब मुझे सिर्फ अपने पेशेंट को ठीक करना है, बाकी तो सब मैंने ऑलमोस्ट कर ही दिया है। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, अगर तुम्हें थोड़ा वक्त है तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जैसे ही वांग जी ने ये सुना वो विंग की तरफ ही देखने लगा। विंग ने फिर से एक डीप ब्रेथ इनहेल की और वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतने सालों बाद मैं अपनी माँ से मिलने वाला हूँ। मैंने उन्हें अब तक दूर से ही देखा है, पर उनके सामने जाने में मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे शायद थोड़ा ठीक फील हो। प्लीज़ क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं जानता हूँ तुम्हें भी अपने वर्क होंगे, पर प्लीज़ क्या तुम मेरे साथ फिर भी चलोगे? ये सुनकर वांग जी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने विंग की तरफ देखा और उसके दोनों शोल्डर को ग्रैब करते हुए कहा, ऑफ कोर्स माय लव, मैं तुम्हारे साथ जहाँ चाहोगे वहाँ चलूँगा। यहाँ तो बात तुम्हारी मॉम की है, हो सकता है मैं उनके साथ अपने रिश्ते की बातें भी कर लूँ। इतना बोलकर वांग जी एक स्माइल के साथ विंग की तरफ देखने लगा और ये सुनकर विंग के दोनों ईयर रेड हो चुके थे और उसने तुरंत वांग जी से थोड़ा दूर होते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो बस तुम्हें अपने साथ अपने मतलब बैकअप के लिए लेके जा रहा हूँ और तुम ये क्या फालतू बकवास कर रहे हो? वांग जी ने विंग की तरफ एक टीजिंग स्माइल के साथ देखते हुए कहा, वैसे हमारी प्रोग्रेस कितनी अच्छी है ना? कल सुबह हम मिले, कल रात मैंने तुम्हें प्रपोज किया, आज तुम मुझे अपनी मॉम से मिलवाने की बातें कर रहे हो सकता है कल हमारी शादी और परसों हमारे बच्चे। बस इतना कहना ही था कि विंग ने तुरंत वांग जी के मुंह पर हाथ रख दिया और वांग जी की तरफ थोड़ा गुस्से से देखते हुए कहा, यू शेमलेस, क्या बातें कर रहे हो? मैंने अभी तक तुम्हें हाँ नहीं कहा तो कहा शादी और बच्चे की बातें आ गई। वैसे भी भूलो मत, तुमने एक लड़के से प्यार किया है, लड़की से नहीं जो तुम्हें बच्चे पैदा करके देंगी। हम दोनों भी
मेल है, ये भूलो मत। इतना बोलकर विंग चुप हो गया, पर यह सुनकर वांग जी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, मतलब एक स्मर्क आ गया। उसने विंग के थोड़े से फेस के करीब जाते हुए कहा, डोंट वरी वाइफी, तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्या पता अगर हम थोड़ा हार्डर ट्राई करें तो तुम भी बेबी। वांग जी अभी अपना सेंटेंस कंप्लीट कर भी नहीं पाया था कि उसे अपने पैर में बहुत शार्प पेन महसूस हुआ। विंग ने वांग जी के पैर पर बहुत जोर से अपने पैर से हिट किया था और वांग जी वो पैर पकड़ के वही अपने एक पैर पर डांस करने लगा और विंग उसे देखकर मुस्कुराने लगा। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, यू ओल्ड अंकल, ये क्या किया तुमने, दर्द हो रहा है मुझे। इतना बोलकर वो वही नाच रहा था। वही विंग उसे देखकर जोर जोर से हंस रहा था। एक पल के लिए वांग जी अपना दर्द भूल के विंग की उस हंसी में ही कहीं खो गया, क्योंकि वो हंसी बहुत ज्यादा प्योर थी। जब विंग ने देखा कि वांग जी लगातार उसे ही देख रहा है, अचानक उसने अपना हंसना बंद कर दिया। वांग जी ने जब देखा कि विंग ने अपनी हंसी को रोक दिया है, उसने विंग के करीब आते हुए कहा, सच में तुम्हारी स्माइल बहुत ज़्यादा प्रिटी है और अगर ये स्माइल ऐसे ही इस फेस पर हमेशा रहेगी तो ये फेस और भी कितना ज़्यादा प्रिटी नजर आएगा। जैसे ही विंग ने ये सुना वो हार्डली ब्लश करने लगा। जब वांग जी ने विंग के उन ब्लशिंग फेस को देखा, उसके चेहरे पर भी कहीं ना कहीं स्माइल आ गई थी। ऐसे ही उन दोनों का वो थोड़ा वक्त भी बीत गया। पहले जो विंग थोड़ा स्ट्रेस में था, अब वो थोड़ा सा रिलीफ हो चुका था। वांग जी और विंग दोनों भी हॉस्पिटल की तरफ निकल गए थे, क्योंकि वांग जी मान चुका था विंग के साथ जाने के लिए और वो दोनों भी हॉस्पिटल के रास्ते में थे। विंग अभी भी थोड़ा स्ट्रेस था, इसीलिए वो लगातार अपने दोनों हाथों के साथ कुश्ती खेल रहा था। कहीं ना कहीं विंग नर्वस है, ये बात वांग जी समझ चुका था, इसीलिए वो लगातार विंग को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था। कहीं ना कहीं वांग जी इन सब चीजों में सक्सेसफुल भी था। ऐसे ही वो वक्त भी बीत जाता है और फाइनली वो दोनों भी हॉस्पिटल के सामने खड़े थे। विंग एक डीप ब्रेथ लेता है, वांग जी भी उसके साथ था और विंग ने वांग जी के हाथ को बहुत टाइटली पकड़ के रखा था। वांग जी समझ सकता था कि विंग के दिल में अभी क्या चल रहा है, इसीलिए वो भी कुछ भी स्ट्रगल नहीं करता और विंग को अपना टाइम लेने के लिए कहता है। विंग भी कुछ टाइम बाहर रुकता है, पर थोड़ी देर बाद वो दोनों भी अंदर जा चुके थे। विंग को ऑलरेडी पता था कि उसकी मॉम का वार्ड किस तरफ है। विंग उसी तरफ जा रहा था। वांग जी का हाथ अभी भी उसके हाथ में था। थोड़ी देर बाद ही विंग अपनी मॉम के रूम के बाहर खड़ा था। विंग अभी अंदर जाने ही वाला था, तभी एक नर्स ने उसे बताया कि उसकी मॉम अभी रूम में नहीं है, बल्कि वो हॉस्पिटल के गार्डन में है। विंग नोट करता है और वो भी वांग जी के साथ हॉस्पिटल के गार्डन की तरफ निकल जाता है। अभी वो दोनों भी हॉस्पिटल के गार्डन में थे। विंग दूर से अपनी मॉम को देख सकता था, जो अभी हॉस्पिटल के गार्डन के एक बेंच पर बैठी हुई थी। उसके साथ एक और लेडीज भी थी, जिससे विंग अनजान था। विंग एक डीप ब्रेथ लेता है और अपनी मॉम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। विंग महसूस कर सकता था कि उसके पैर शेक कर रहे हैं। विंग खुद को बहुत पुश कर रहा था ताकि वो अपनी मॉम के सामने एक प्रेजेंटेबल बेटा बन के जा सके, पर क्या इन सब चीजों की जरूरत थी? जवाब था नहीं। वांग जी जब विंग की ऐसी हालत देखता है, वो तुरंत विंग के हाथ को खींच लेता है, जिससे विंग सीधा जाकर वांग जी के चेस्ट से टकरा जाता है। मतलब वो दोनों चल रहे थे और वांग जी ने अचानक से ही पीछे से विंग का हाथ खींचा था, जिस वजह से विंग सीधा वांग जी के चेस्ट से जाकर हिट हुआ था। ऐसे ही वांग जी ने किया था, विंग तुरंत उसके चेस्ट से अपने सिर को बाहर निकालता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी अभी भी विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग की आंखों में क्वेश्चन था, जिसे वांग जी समझ चुका था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग, वो तुम्हारी मॉम है, कोई बॉस नहीं जिसके सामने तुम ऐसे डरते हुए कांपते हुए जा रहे हो। वो तुम्हारी मॉम है, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, बचपन से देखा है। तुम उनका बेटा बन के उनके सामने जाओ, ना कि कोई स्ट्रेंजर। अगर वो तुम्हें ना भी पहचानती होगी तो भी ये सच्चाई नहीं बदल सकती कि वो तुम्हारी मॉम है और तुम उनके बेटे हो। अगर भूली भी होगी तो वो भूली होगी ना कि तुम उनके बेटे हो। तुम क्यों भूल रहे हो कि तुम उनके बेटे हो? तुम ये याद रखो ना कि वो तुम्हारी मॉम है। से डरते हुए घबराते हुए उनके सामने जाओगे तो वो क्या सोचेगी?
रिलैक्स हो, खुद को काम डाउन करो और बाद में उनके सामने जाओ उनका बेटा बनके। कहीं ना कहीं वांग जी की बातें सच थी, इसीलिए विंग ने एक डीप ब्रेथ ली। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तुम सही कह रहे हो, मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। उन्होंने मुझे जन्म दिया है, वो मेरी मॉम है, वो मेरी मॉम है जो मुझसे बहुत प्यार करती है। वांग जी समझ सकता था कि विंग ये बातें उसे नहीं बल्कि खुद को कह रहा है। वो खुद को ये समझाना चाहता है कि जिस लेडीज के सामने वो आज जा रहा है वो उसकी माँ है। कुछ देर खुद को ऐसे ही समझाने के बाद विंग फाइनली एक स्ट्रॉन्ग ब्रीथ इनहेल करता है। अब उसकी आंखों में थोड़ा कॉन्फिडेंस था और उसके लेग्स भी शेक करना बंद कर चुके थे, पर वांग जी के हाथों पर उसकी जो पकड़ थी वो अभी भी उतनी ही टाइट थी। वांग जी ये समझ सकता था, इसलिए वो विंग का हाथ अपने हाथ से छुड़वा ही नहीं रहा था। वो दोनों भी अब फाइनली विंग के मॉम के बिल्कुल पीछे खड़े थे। विंग एक डीप ब्रेथ लेता है और अपनी आंखों को बंद करता है। वो कुछ बचपन के फ्लैशबैक्स याद करता है और खुद को थोड़ा काम डाउन करता है। खुद को संभालने के बाद विंग एक डीप और टूटी हुई वॉइस में कहता है, माँ। जैसे ही सामने बैठी लेडी के कानों में ये वर्ड्स गए थे, उसने तुरंत पीछे मुड़ के देखा। उसकी आंखों में अनचाहे ही आंसू आ चुके थे। कांसेसरन ने जैसे ही अपने पीछे अपने बेटे को देखा, उसकी आंखों से वो आंसू अनकॉन्शियसली ही गिरने भी लगे थे। ये बस कुछ पल का वक्त था, पर कांसेसरन ने जैसे ही माँ ये वर्ड सुना था, उसने ना सिर्फ अपने बेटे को पहचान लिया था बल्कि उसकी आंखों से आंसू भी गिरने लगे थे। उसने तुरंत पीछे देखा, पीछे उसका बेटा खड़ा था, वही ब्यूटीफुल फेस और उस फेस पर वही बचपन की वो ब्यूटीफुल स्माइल। कांसेसरन तुरंत अभी जो बैठी हुई थी खड़ी हो गई और वो विंग की तरफ देखने लगी और उसने भी अपनी टूटती आवाज में कहा, विंग, तुम विंग हो ना? तुम मेरे बेटे हो ना? जैसे ही विंग ने इतने सालों बाद अपनी मॉम से वो बेटा वर्ड सुना, कहीं ना कहीं उसके दिल में बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसे एक अजीब सी चीज़ अभी अपने दिल में फील हो रही थी। ये क्या था ये पता नहीं, पर उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और उसने तुरंत भागते हुए कांसेसरन को गले लगा लिया। कांसेसरन ने भी विंग को उतनी ही टाइटली होल्ड कर लिया। विंग और कांसेसरन दोनों भी रो रहे थे। दोनों की भी आंखों में बहुत सारे आंसू थे और आज ना चाहते हुए भी वो दोनों भी उन आंसुओं को बहने भी दे रहे थे। करीबन 15 से 20 मिनट उन दोनों ने एक भी बात नहीं की, बस वो एक दूसरे को हक करके ऐसे ही रोते रहे। कुछ देर बाद कांसेसरन विंग से अलग हुई। विंग ने अपनी मॉम के फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और कहा, आपने मुझे पहचाना? आप जानती है ना मैं कौन हूँ? कांसेसरन ने विंग की तरफ देखा और उतनी ही खुशी से कहा, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मेरे बच्चे। इतना बोलकर कांसेसरन ने फिर से विंग को अपने पास खींच लिया और उन दोनों ने फिर से एक दूसरे को हक किया। कांसेसरन ने वैसे ही विंग से कहा, मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, तुम जानते हो मैंने तुम्हें कितना मिस किया, कितने साल लगा दिए तुमने अपनी मॉम के पास आने में। इतना बोलकर वो फिर से रोने लगी और कुछ देर ऐसे ही रोते हुए उन दोनों ने एक दूसरे से अपनी थोड़ी फीलिंग्स शेयर की, पर इन फीलिंग्स को वर्ड्स नहीं थे। उन दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी बातें नहीं की थी, बस एक दूसरे से गले मिलकर ही उन दोनों ने अपनी फीलिंग्स को बयां किया था। विंग बहुत खुश था इतने सालों बाद वही मदरली हक पाकर, और कांसेसरन भी बहुत खुश थी अपने बेटे को फिर से एक बार पाकर। कांसेसरन और विंग थोड़ी देर बाद अलग हुए और वो वही बैठ गए, एक दूसरे से बातें करने लगे। इतने सालों बाद वो दोनों भी मिले थे। उन दोनों की बातें खत्म तो नहीं होने वाली थी और उन दोनों को देखकर कोई दो शख्स बहुत ज्यादा खुश थे। उन दोनों की बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी विंग की मॉम के साथ जो लेडी बैठी थी उसने कान से, क्या अपने बेटे से मुझे नहीं मिलवाओगी? जैसे ही कांसेसरन ने वो आवाज सुनी उसने तुरंत पीछे मुड़ के देखा। पीछे अभी भी वो लेडी वैसी ही बैठी हुई थी, उसके चेहरे पर भी एक सॉफ्ट स्माइल थी। कांसेसरन ने विंग की तरफ देखा और कहा, ये लानी है, मेरी फ्रेंड है।
मेरी बचपन की दोस्त। तुम जानते हो विंग, ये मेरी स्कूल फ्रेंड है। इनफैक्ट यही नहीं, मैं वी चान से, लैनी और लैन कुरैन, हम चारों भी एक ही स्कूल में थे, एक ही कॉलेज में थे और हम बचपन से ही प्यार करते थे। मैं वी चांसे से और लानी लैन कुरैन से। पर शादी के बाद हम दोनों भी अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके थे कि कभी मिले ही नहीं। पर देखो, इतने सालों बाद फिर से ये हम दोनों मिले। और तुम जानते हो, ये हर रोज मुझसे यहाँ मिलने आती है। विंग ने लैन ई की तरफ देखा और उसे वो किया। लैन ई ने भी विंग को नोट किया। पीछे से एक डीप वॉइस आई, आंट सेरेन। कान से सेरेन ने तुरंत पीछे देखा। पीछे जो पर्सन खड़ा था उसे देखकर कान से सेरेन के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो तुरंत उठी और उसने जाकर सीधा उस पर्सन को हक कर लिया और एक्साइटेडली कहा, थैंक यू वेरी मच लान वांग जी। मैंने सोचा नहीं था कि तुम अपना वादा निभाओगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा मेरे सामने आएगा, वो मुझसे मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। तुम सोच भी नहीं सकते, तुमने मुझे मेरा बेटा लौटाया है। तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं सच में आज बहुत खुश हूँ। जैसे ही विंग ने यह सुना, वो टोटली शॉक हो चुका था और अपनी जगह पर खड़ा हो चुका था और अपनी मॉम को और लान वांगजी को शॉकिंगली देख रहा था। कान से सरन वांगजी से दूर हुई और उसने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम जानते हो विंग, इसने मुझसे वादा किया था कि ये इस बार मेरे बेटे को मुझसे मिलाने लाएगा और देखो, इसने अपना वादा पूरा किया। सच कहते हैं सब लोग, लैंस कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ते। थैंक यू वेरी मच वांगजी, तुमने सच में आज मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वांगजी ने तुरंत कान से सरन की तरफ देखा और कहा, आंट, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, ये मेरा फर्ज था। पर विंग वो इन दोनों की बातें भी बस शॉकिंगली सुन रहा था। मतलब क्या वांगजी उसे पहले से जानता था? कहीं ना कहीं वांगजी भी विंग की तरफ देख रहा था और उसे विंग की आंखों में वो सारे सवाल समझ में आ चुके थे। वांगजी ने एक डीप ब्रेथ ली और विंग की तरफ देखते हुए कहा, हम दोनों को भी बात करनी चाहिए, पर अभी तुम अपनी मॉम से बात कर लो, बाद में मैं तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब दूंगा। विंग ने अभी बस नोट कर दिया क्योंकि वो भी अपनी मॉम की खुशी देख सकता था और उसे भी अपनी मॉम के साथ थोड़ा टाइम तो स्पेंड करना था। ऐसे ही वो दोनों माँ बेटे बहुत देर वही बैठे थे और बहुत सारी बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद एक नर्स आई और उसने कान से सरन को बताया कि उसकी मेडिसिन का टाइम हो चुका है और अब उसे थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। वांगजी ने उनके लिए ऑलरेडी फूड मंगवा लिया था। विंग और कान से सरन, वांगजी और लैनी चारों ने भी अपना फूड एंजॉय किया। बाद में विंग ने खुद कान से सरन को अपने हाथों से मेडिसिन दी और बाद में उन्हें अपने रूम में जाकर सुला भी दिया। जैसे ही कान से सरन सोई थी, विंग, वांगजी और लैनी तीनों भी रूम से बाहर आ चुके थे और अब विंग वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी ने एक डीप ब्रेथ ली और विंग की तरफ देखते हुए कहा, मेरी मॉम और तुम्हारी मॉम दोनों भी बचपन के दोस्त हैं। ये हॉस्पिटल हमारा ही है। मेरी मॉम एक दिन यहाँ बस ऐसे ही विजिट के लिए आई थी, तब उनकी मुलाकात तुम्हारी मॉम से हुई। तुम्हारी मॉम की हालत तब ठीक नहीं थी, इसीलिए मेरी मॉम हर रोज यहाँ आती गई। तब तुम्हारी मॉम सब कुछ भूल चुकी थी, पर मेरी मॉम के साथ रहते हुए और एक अच्छे ट्रीटमेंट के बाद उन्हें धीरे धीरे सारी बातें याद आने लगी। ऐसे ही उन्हें कुछ समय बाद अपनी सारी यादें वापस मिल चुकी थी, पर उन यादों में जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन था, मतलब तुम, वो मिसिंग थे। कान से सरन, तुम्हारी मॉम ऑलरेडी ये जानती थी कि तुम्हारी डैड की डेथ हो चुकी है और अब उनके जीने का बस एक सहारा बचा था, वी वुशियान। पर वो विंग उनसे बहुत दूर था, या यूं कहा जाए पास होकर भी बहुत दूर था। मैं ही तुम्हारे मॉम का इतने सालों से ट्रीटमेंट कर रहा था। वो ठीक तो हो रही थी, पर पता नहीं क्यों हमेशा ही उनके चेहरे पर उदासी रहती थी, क्योंकि वो तुम्हें बहुत मिस करती थी। उन्हें ये पता चल चुका था कि तुम हर बार उनके लिए मेडिकल एक्सपेंसेस भेजते हो, उनका ख्याल रखते हो, पर वो तुम्हें अपने सामने देखना चाहती थी। उनके लिए ये सब काफ़ी नहीं था, क्योंकि उन्हें पैसे नहीं बल्कि तुम चाहिए थे, अपना बेटा चाहिए था। इसीलिए वो उदास रहती थी और इससे उनके ब्रेन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था। मैंने उनसे बहुत बार पूछा, पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। पर मेरी मॉम, जो कि उनकी बेस्ट फ्रेंड भी थी, कांसे सर ने उन्हें सब कुछ बताया और
ये सारी बातें मेरी मॉम ने मुझे बताई। तब मैंने तुम्हारी मॉम से वादा किया कि मैं उनके बेटे को वापस ज़रूर लाऊंगा। इसीलिए मैंने तुम तक एक न्यूज़ पहुंचाई जो थी कि तुम्हारी मॉम की मेंटल हालत सही हो सकती है। एक बेस्ट डॉक्टर आया है जो उन्हें ठीक कर सकता है। मैं जानता था कि ये न्यूज़ जब तुम तक पहुंचेगी तुम ज़रूर यहाँ उस डॉक्टर से मिलने आओगे, और ऐसा ही हुआ भी। मैंने तुम्हारे बारे में ऑलरेडी ही पूरी रिसर्च करके रखी थी, इसलिए मैं जानता था कि तुम किस स्ट्रगल से और पेन से अपनी लाइफ में गुजर रहे हो। तुम अपने गिल्ट के चलते खुद को भी और अपनी मॉम को भी हर्ट कर रहे थे, इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था तुम्हें अपने गिल्ट से बाहर निकालना। मैंने वैसा ही किया। मुझे जब पता चला कि तुम यहाँ आने के लिए निकल चुके हो, मैंने भी तुम्हें उस जर्नी में ज्वाइन किया, और क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते थे, हम दोनों एक अनजान बन के मिले। मैं जानना चाहता था कि ऐसी क्या बात है जो तुम्हें अपने मॉम से दूर कर रही है, इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने वो सारे सिनारियो क्रिएट किए। मैंने खुद को उस स्विमिंग पूल में डुबाया ताकि तुम्हारे दिल में जो बात है वो सामने आ सके, और तुमने उस दिन वो सारी बातें अपने सैडनेस के और अपने दुख के चलते मुझे बताई। तब मुझे पता चला कि तुम खुद गिल्ट में हो। उसी गिल्ट से मैंने तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश की है। तुम्हें ये समझाया कि जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, और ना ही तुम्हारी मॉम उन सब चीज़ों के लिए तुम्हें ब्लेम करती है। इनफैक्ट तुम्हारे मॉम को अब तुम्हारी ज़रूरत है, पर मैं श्योर नहीं था कि तुम मेरी बात समझोगे या नहीं समझोगे। पर मेरी गुड लक समझो या तुम्हारी समझदारी कि तुम समझ गए, और देखो आज तुम मेरे सामने खड़े हो, अपनी मॉम से मिलकर कितने खुश लग रहे हो। कहीं ना कहीं ये सब सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ चुके थे, और वो आंसू रुके भी नहीं। बिना उसकी मर्जी के ही वो आंसू उसके आंखों से बहने भी लगे। वांग जी कहीं ना कहीं उन आंसुओं का मतलब जान चुका था। उसने तुरंत विंग को टाइटली हग किया और कहा, इसका मतलब ये नहीं है विंग कि मैंने जो कहा वो सब झूठ था। मैंने जो तुमसे कहा वो सब कुछ सच है। तुम्हारी मॉम के मुंह से मैंने तुम्हारी इतनी तारीफ सुनी कि कहीं ना कहीं मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट था। जब मैं तुमसे मिला तो पहली ही नज़र में मुझे तुमसे प्यार हो गया था, और जब मैंने तुम्हें जाना तब मुझे और भी तुम्हारी तरफ खिंचाव महसूस हुआ। और मुझे मानो या ना मानो पर तुमसे वन साइडेड लव हो चुका है, यूं कहा जाए पहली नजर का प्यार हो चुका है। मैंने तुम्हें जो प्रपोज किया वो बिल्कुल सच्चाई थी। अब ये डिसीजन तुम्हारा है कि तुम मुझे एक्सेप्ट करते हो या नहीं। जैसे ही ये बात लानी ने सुनी वो टोटली शॉक हो चुकी थी, और वो विंग और वांग जी की तरफ देख रही थी। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और उसे अपना आप से थोड़ा दूर करते हुए कहा, विंग प्लीज मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो दोनों अभी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, पर बीच में ही इंटरप्ट करने के लिए लानी ने अपने गले को थोड़ा साफ किया, जिससे विंग और वांग जी दोनों का ध्यान भी उस तरफ चला गया। लानी ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, बेटा तुम्हें इससे प्यार हो गया? कब? वांग जी ने अपने हेड को थोड़ा सा रफल करते हुए कहा, वो मॉम एक्चुअली मुझे इससे सच में। रानी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने तुरंत विंग और वांग जी दोनों को भी अपने गले से लगा लिया और कहा, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। आई एम श्योर कान से सरन भी तुम दोनों के लिए बहुत खुश होगी। मैं सच में ये जानकर बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के से प्यार करते हो। अब वांग जी थोड़ा दूर हुआ और उसने लानी से कहा, मॉम मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मुझसे प्यार करता है या नहीं? तब विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, आई लव यू टू। अब ये सुनकर लानी और वांग जी दोनों भी शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहे थे। विंग ने वांग जी की तरफ एक नर्वस स्माइल के साथ देखा और कहा, एक्चुअली मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर मुझ में हिम्मत नहीं थी कहने की। पर तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत बड़ा थैंक यू। और अब मैं श्योर हूँ कि मैं खुद को चांस दे सकता हूँ और तुम्हें भी, और खुद को ना भी दे पाऊँ तो मैं तुम्हें चांस ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि जिस पर्सन ने मेरे लिए और मेरी मॉम के लिए इतना सब कुछ किया वो ज़रूर मुझसे बहुत प्यार करता होगा। इसीलिए मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे ही वांग जी ने ये सुना उसने तुरंत विंग को टाइटली हग कर लिया और विंग से अपने एक्साइटेड
ट्यून में कहा, आई एम सो हैप्पी विंग, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू वेरी मच, तुमने आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तीनों भी बहुत ज़्यादा खुश थे। लैनी, वांगजी और विंग तीनों भी बहुत खुश थे। कांसे सरन को भी शाम को पता चल चुका था कि विंग और वांगजी एक दूसरे से प्यार करते हैं और इस बात से कांसे सरन भी बहुत ज़्यादा खुश थी। थोड़ी दिनों बाद ही उन सब ने डिसाइड किया कि उनकी मैरिज करवा देते हैं, जिसके लिए विंग, वांगजी की पूरी फैमिली और विंग की मॉम भी मान चुके थे। करीबन 1 मंथ बाद उन दोनों की हैप्पीली मैरिज हो जाती है और इसी मैरिज के साथ हमारा ये FF यही एंड होता है। कभी कभी लाइफ में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हम अपने आप को उन गलतियों का गुनहगार मानते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी लाइफ जीना ही छोड़ दें। अगर हम खुश रहना छोड़ देते हैं तो इसका इफ़ेक्ट सिर्फ हमारी लाइफ में नहीं होता, हमारे अपनों की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए किसी भी गलती के लिए, किसी भी गुनाह के लिए खुद को ही कसूरवार ठहराना कभी कभी गलत भी होता है। हाँ, अगर आप सच में गिल्टी हो तो उस चीज़ के लिए खुद को सज़ा देना एक अलग बात है, पर हर बार सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती, ये भी हमें समझना चाहिए। आई नो कि ये FF थोड़ा अलग था और बहुत सारों को पसंद भी नहीं आया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे ये FF एक्सप्लेन करना भी नहीं आया। एक तो बहुत लंबा गैप भी डाल दिया मैंने। आई अंडरस्टैंड, मैंने ये जो FF एक्सप्लेन किया है, मैं इससे भी अच्छी तरीके से इस FF को एक्सप्लेन शायद कर सकती थी, लेकिन मैं खुद बहुत डिस्टर्ब थी, इसीलिए इस FF में बहुत सारी गड़बड़ियाँ मैंने ऑलरेडी कर दी हैं। फाइनली मैंने ये FF एंड कर दिया है। बहुत जल्द एक न्यू FF के साथ मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।